हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका हिस्ट्री सेमेस्टर 5 डीएससी 1 का होने वाला। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएससी 1 का ही होने वाला है, जहाँ भी आपको ये क्वेश्चन पूछे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि आंग्ल अवध संबंध पर संक्षिप्त निबंध लिखें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा ना कि आंग्ल अवध संबंध क्या है। क्या यहाँ पे आंग्ल और अवध के बीच में कोई संबंध दर्शा रहा है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया ना, ठीक है, कि अवध क्या है ना, और अवध पर जो है ना अंग्रेजों का किस प्रकार से कब्जा हुआ, ये इसमें बताया गया। और वही हम लोग को जानना है कि अवध जो है ना कैसे अंग्रेजी राज्यों में, अंग्रेजी रियासतों में विलय हो गया। ठीक है, वो हम लोग को इसमें से जानना, और अंग्रेजों के साथ अवध का कैसे संबंध हुआ, ये चीज़ हम लोग इसमें से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि आखिर अवध क्या है ना। अवध साम्राज्य जो था, ठीक है, वो किसको कहते हैं, वहाँ पे कौन राज करता है, ये चीज़ पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे ना कि अंग्रेजों से कैसे इसका संबंध हुआ, और जब अंग्रेजों से इसका संबंध हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला। ये हर चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त रूप में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका को समझते हैं कि क्या इसका भूमिका है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी भूमिका की बात करें तो सब स्टार्टिंग में आपको परिचय लिख देना या तो भूमिका लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि प्राचीन काल में अवध का राज्य राजा दशरथ एवं भगवान राम से संबंधित था। हम लोग जैसे कि सब जानते हैं, प्राचीन काल में जो है, पुराने समय में जो है ना, अवध का जो राज्य था वो राजा दशरथ एवं भगवान राम से संबंधित था वो। ठीक है, तथा अयोध्या जो थी इसकी राजधानी थी, और अयोध्या जो थी उसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, अवध शब्द जो है ना अयोध्या से उद्भूत माना जाता है। अवध का जो शब्द है वो कहाँ से उद्भूत हुआ है, मतलब कहाँ से इसका उद्भव हुआ है, तो अयोध्या से इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, आधुनिक काल में 1722 ईस्वी में सादत अली खां को मुगल बादशाह ने सूबेदार नियुक्त किया था। और आधुनिक काल की अगर बात करें तो 1722 ईस्वी में जो है ना मुगल बादशाह ने सादत अली खान को जो है यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु उसके द्वारा इस राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। परंतु हुआ क्या कि सादत अली खान जो है ना, ये इस राज्य को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, ये बोला हम इस पे यहाँ पर राज कर सकते नहीं है। ठीक है, यह राज्य की अगर बात करें तो यह जो राज्य है वो कनौज से लेकर के कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। कौन सा? अवध का जो राज्य है वो कन्नौज से लेकर के कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। प्रारंभ में इसकी राजधानी जो थी फैजाबाद थी। स्टार्टिंग में अगर इसकी राजधानी की बात करें तो फैजाबाद थी, जो अयोध्या जिले में स्थित थी। कहाँ स्थित था? अयोध्या जिला में स्थित था। बाद में जो है ना लखनऊ को जो है अवध का राजधानी बनाया जाता है। कहाँ पे? लखनऊ को जो है अवध का राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भूमिका में लिख देना है कि अवध क्या था, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये चीज़ आपको परिचय में लिख देना है या तो भूमिका में लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ना कि अवध का अंग्रेजों से संबंध, आखिर अवध जो है अंग्रेजों से कैसे संबंधित हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रथम संपर्क हुआ, जो पहला संपर्क जो हुआ वो किससे हुआ? लॉर्ड क्लाइव काल से हुआ। लॉर्ड क्लाइव था ना, क्लाइव काल से इसका प्रथम संपर्क हुआ। सबसे पहले इसका संपर्क जो है क्लाइव से हुआ। ठीक है, अब कैसे हुआ तो इसके बताया जाता है बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का संपर्क जो है अवध के साथ हुआ था। बक्सर युद्ध के समय, जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेजों का संपर्क जो है किससे हुआ था? अवध के साथ हुआ था। इस युद्ध के बाद की संधि में इलाहाबाद और कड़ा के जिले अवध से लेकर के मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिए गए थे। ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध के बाद जो संधि हुआ था, ठीक है, ये संधि में जो है ना इलाहाबाद और कड़ा के जिले अवध से छीन करके, अवध से ले करके मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया गया था। किसको? शाह आलम को दे दिया गया था। मतलब यहाँ पे बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध होने के बाद वहाँ पे एक संधि हुआ। ठीक है, और जब वो संधि हुआ तो वो संधि से क्या हुआ कि अवध का जो दो राज्य था, दो जिला था, इलाहाबाद और कड़ा के दो जिले को क्या किया गया? अवध से छीन करके जो है ना मुगल बादशाह को दे दिया गया। ठीक है, और 50 लाख रुपए तक का अवध नवाब को वापस कर दिया गया। मतलब ये बताया गया कि 50 लाख रुपया लेकर के, 50 लाख रुपया लेकर के अवध के नवाब को जो है ना वापस कर दिया गया था। ठीक है, मतलब अवध के नवाब को भी बंदी बना लिया गया था, है ना। तो वो वहाँ पे शर्तें लागू किया गया कि अगर आप 50 लाख रुपया देते हैं तो अवध के नवाब को क्या कर दिया जाएगा? वो वापस कर दिया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। ठीक है, फिर देखिए दूसरे संपर्क की बात करें, दूसरा संपर्क हुआ था वारेन हेस्टिंग्स काल।
किसके साथ? वॉरेन हेस्टिंग्स से हुआ था। ठीक है, इसके काल में क्या हुआ था? देखिए बताया जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग के काल में 1773 में 50 लाख रुपए प्राप्त कर इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र नवाब को पुनः वापस कर दिया गया। अब क्या हुआ? और अंग्रेजों की सहायता से नवाब ने रुहेलखंड पर विजय प्राप्त किया तथा 1775 ईस्वी में संधि हुई, उसके अनुसार से अवध से बनारस का राज्य छीन लिया गया। देखिए अब क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग के काल में जो है ना 1775 ईस्वी में 50 लाख रुपए लेकर के अवध से जो राज्य छीना गया था, ठीक है, वो उसको वापस दे दिया गया। ठीक, अब वहां का नवाब क्या करता है कि अंग्रेजों के सहायता से जो है ना नवाब जो है रुहेलखंड पर विजय प्राप्त कर लेता है। कहाँ पे? रुहेलखंड पर विजय प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद फिर से क्या हुआ कि वहां पे भी एक संधि होता है 1775 ईस्वी में। ठीक है, अब फिर से जब संधि होता है ना तो उसके अनुसार से जो है ना अवध से जो है ना बनारस का राज्य छीन लिया जाता है। अवध से क्या छीन लिया जाता है? बनारस का राज्य छीन लिया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरफ से उसको पैसा लेकर के दे दिया जाता रहा राज्य, और एक तरफ से फिर से छीन लिया जा रहा था। ठीक है, फिर बताया जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग की सहायता प्राप्त कर अवध के नवाब के द्वारा अपने पिता की बेगमों से धन का अपहरण किया गया तथा इसी काल में अंग्रेजों ने अपनी सेना के व्यय के लिए नवाब से धनराशि प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इसी काल में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध के राज्यों से, मतलब अवध के नवाबों से क्या किया, वो जो है ना धनराशि प्राप्त करना चालू कर दिया। मतलब टैक्स होता है ना, टैक्स, कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, कि आपको हरजाना के रूप में जो है ना मंथली इतना पैसा देना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग कुछ सामान लेते हैं ईएमआई पे लेते हैं ना, सामान लेने के बाद क्या करते हैं कि ईएमआई भरते रहते हैं उसका। ठीक है, वैसे इन लोगों को जो था ना मंथली बांध दिया गया था पैसा, कि आपको इतना पैसा मंथली देना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए इसका तीसरा संपर्क होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। किससे? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। बताया जाता है कि जिस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था उस समय अवध की शासन प्रणाली की स्थिति ठीक नहीं थी। जिस समय कॉर्नवालिस जो है भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था ना, उस समय अवध का शासन व्यवस्था जो था उसका स्थिति ठीक नहीं था। ठीक है, अवध को पर्याप्त मात्रा में धन अंग्रेजी सेना के व्यय के लिए देना पड़ता था, और अवध को जो है ना मतलब आवश्यकता से अधिक जो है धन जो है पैसा जो है अंग्रेजी सेना के व्यय के लिए देना पड़ता था, मतलब अंग्रेजों को देना पड़ता था। ठीक है, तथा उसके शासन में अंग्रेज प्रतिनिधि का बराबर हस्तक्षेप बना हुआ था। और अवध के अगर शासन में बात करें तो जितना हक अवध के नवाब का था उससे कई गुना ज्यादा हक जो था वो किसका था? अंग्रेजी शासन का था उस पर। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भी इसकी आलोचना की गई, किंतु अंग्रेजों के लिए अवध महत्वपूर्ण क्षेत्र था। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी इसका आलोचना किया कि ये जो था अच्छा क्षेत्र नहीं था, मतलब इसका जो स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? खराब होते जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात करें तो अंग्रेजों के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कौन? अवध जो है अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेज यह चाहते थे कि अवध का राज्य जो है उनके और मराठा राज्य के बीच में बफर स्टेट का काम करते रहे, और इस कारण वे अवध को जो है ना बहुत निर्बल नहीं बनाना चाहते थे। अतः यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों द्वारा मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए जो है ना अवध की राज्य की आवश्यकता थी। ठीक है, क्योंकि देखिए अवध का अंग्रेजों का आवश्यकता इसलिए था ना क्योंकि वहाँ पे जो था कि मराठे जो थे अंग्रेजों पे आक्रमण करने का सोच रहे थे। ठीक है, और देखिए जब वो लोग आक्रमण करने का सोचेगा तो अवध को जो है ना अपने हथियार के जैसा वो कार्य करवाएगा। कौन? अंग्रेज। ठीक है, तो अवध को मराठों के यहाँ पे लड़ा देगा। ठीक है, बच जाएगा कौन? अंग्रेज बच जाएगा। इसलिए जो था वो अंग्रेज जो है अवध को ज़्यादा कमजोर बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखिए आगे बताया जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने नवाब के मंत्री हैदर वैग से मुलाकात की। ठीक है, हैदर वैग के द्वारा यह मांग किया गया कि अंग्रेजी सेना अवध से हटा लिया जाए क्योंकि उस पर व्यय भार अधिक बढ़ गया है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि नवाब के मंत्री, मतलब अवध के नवाब के मंत्री से मुलाकात किया। ठीक है, और जब उससे मुलाकात किया तो उसने क्या किया, उसने बोला ना कि उससे यह मांग किया, वहाँ का जो मंत्री था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस से यह मांग किया, ठीक है, कि अंग्रेजी सेना जो है ना अवध से हटा लिया जाए क्योंकि उस पर जो है ना कर्ज जो है ना अधिक बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसको स्वीकार करता नहीं है, और उसने जो है ना अवध से प्राप्त होने वाले धनराशि में क्या कर दिया? थोड़ा सा कमी कर दिया। मतलब ये चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। वो क्या करता है, उससे जो धनराशि प्राप्त होता था अवध से जो उसको धनराशि प्राप्त होता था उसको वो थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, पूर्व में 74 लाख रुपए के स्थान पे अब नवाब से 50 लाख रुपए लिए जाने का निर्णय लिया गया। पहले जो 74 लाख रुपये लिया जाता था अब जो है ना वो 50 लाख रुपये कर दिया गया था। ठीक है, मतलब इतना ही। और ये चाहता नहीं था कि हम यहाँ से चले जाए, क्योंकि इसको पता था कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो मराठा हम लोग पे क्या कर देंगे? हमला कर देंगे। ठीक है, और मराठा जब हमला कर देंगे तो हम लोग कहीं से बच पाएंगे नहीं। ठीक है, और अभी उसके पास बचने का जरिया था।
क्या, अवध, ठीक है, अवध और मराठाओं को लड़ा देगा ये, और बीच में ये बच जाएगा, ठीक है, इसलिए वो अवध से संपर्क बना करके रखता है। आगे देखिए, चौथा जो है, चौथा संपर्क जो है सर जॉन सॉर का काल, किसके साथ हुआ था, सर जॉन सॉर का काल से, मतलब बताया जाता है कि 1797 ईस्वी में अवध अस्फुदौला का मृत्यु हो जाने पर अवध में उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हुआ क्या कि 1797 ईस्वी में जब उसका वहाँ का नवाब का मृत्यु हो गया, तो उसके बाद अवध में जो है ना उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है, और यहाँ से अंग्रेज जो है ना वो क्या करने लगे, षड्यंत्र रचना चालू कर दिए, ठीक है। पूर्व नवाब के भाई सादत अली खान और उसके पुत्र वाजिर अली में उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया, और इसके पहले जो नवाब था उसके भाई और उसके बेटे में क्या हो गया, उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। और जब उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे हस्तक्षेप करता है कौन, सर जॉन सॉर, ठीक है। और जब हस्तक्षेप करता है तो 1798 ईस्वी में सादत अली खान को जो है ना वहाँ का नवाब बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, सादत अली खान को जो है वहाँ का नवाब बना दिया जाता है, जिसके बाद उसके साथ की गई संधि इस प्रकार से थी, जिसके बाद जो है ना उसके साथ एक संधि किया गया था जो इस प्रकार से था कि अंग्रेजों को प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली राशि जो है 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 76 लाख रुपया कर दिया गया, कि जो पहले था बिल्कुल सेम फिर से कर दिया गया कि अंग्रेजों को जो प्रतिवर्ष आय प्राप्त होता है ना, टैक्स जो प्राप्त होता है वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 76 लाख रुपया कर दिया गया, कि अब जो है अवध को जो है मतलब अवध का फायदा उठा रहा था, क्योंकि दोनों लड़ गए थे, है ना, तो अवध का फायदा उठाता है, बताता है कि अब जो है अवध को प्रतिवर्ष जो है 76 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा में बताया गया कि इलाहाबाद का किला जो है अंग्रेजों को सौंप दिया जा रहा है, इलाहाबाद का जो किला है, ठीक है, वो किसको सौंप दिया जाए, अंग्रेजों को सौंप दिया जाए, ठीक है। फिर तीसरा, नवाब ने 12 लाख रुपए लेकर के अंग्रेजों को मदद करने के रूप में दे दिए, अंग्रेजों ने क्या किया कि 12 लाख रुपए लेकर के अंग्रेजों को मदद करने के रूप में दे दिए गए, ठीक है। फिर चौथा है कि नवाब के द्वारा वचन दिया गया कि वह बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य राज्य से कोई संबंध नहीं रखेगा। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहे थे, अंग्रेज इसमें घुसते जा रहे थे, है ना। अंग्रेजों ने क्या किया था, वहाँ के नवाब को ऐसा वचन दिलवाया था, ठीक है, कि वह बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई भी अन्य राज्य से कोई संबंध रखेगा नहीं, उसके साथ साथ किसी भी यूरोपियन व्यक्ति को ये अपने यहाँ नौकरी अथवा शरण नहीं देगा, ठीक है। ये कौन कहा था, अवध का नवाब ने संधि में कहा था, ठीक है। फिर पांचवा बताया जाता है कि पूर्व नवाब के पुत्र वाजिर अली को 50,000 रुपये प्रतिवर्ष और उनके अन्य भाइयों को उचित पेंशन दी जाए, ठीक है। और ये संधि में भी कहा गया कि पूर्व नवाब जो थे उसके बेटे को जो है 50,000 रुपया जो है प्रतिवर्ष दिया जाए, उसके भाइयों को भी जो है ना क्या दिया जाए, पेंशन दिया जाए, ताकि देखिए यहाँ पे जो है ना वो हर तरफ से क्या करना चाह रहा था, संतुलन बनाना चाह रहा था, ठीक है, ताकि लोग जो है उसके खिलाफ ना जाए, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपका हो गया, ये संधि करता है, ठीक है। अब देखिए उसका जो पांचवा जो संबंध होता है वो लॉर्ड वेलेंजली से होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि लॉर्ड वेलेंजली का सहायक संधि बताइए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके सहायक संधि को भी जानने वाले हैं। देखिए बताया जाता है कि पूर्व में की गई संधि के कारण तथा अधिक व्यय करने के कारण व्यय भार और उसका दबाव अवध पर पड़ने लगा। अब क्या हुआ कि पूर्व में जो संधि किया गया, पहले जो संधि किया गया और उसमें जो व्यय, इसमें जो टैक्स रखा गया ना, उसके कारण क्या हो गया, यहाँ का जो कर्ज का दाब जो था वो बढ़ने लगा, किस पे, अवध पे, ठीक है। और जब बढ़ने लगा तो इससे क्या हुआ कि शासन में कमजोरी बढ़ गई, इससे शासन में क्या हो गया, कमजोरी बढ़ गई, ठीक है। और जब कमजोरी बढ़ गई तो वेलेंजली ने इस ओर ध्यान दिया, वेलेंजली ने क्या किया कि अवध पे जो है ना वो ध्यान दिया, और जब ध्यान दिया ना तो उसको लगने लगा कि अब कैसे भी करके क्या करना है, अवध को अंग्रेजी शासन में मिलाना है, ठीक है। तो बताया जाता है कि अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की ओर कदम बढ़ा दिया। उसने नवाब से मांग की कि वह अपने सेना को भंग कर दे, क्योंकि अंग्रेजी सेना उसकी सुरक्षा के लिए थी। अब जो है वो क्या करता है कि वो नवाब से यह मांग करता है कि अपने सेना को, मतलब नवाब का जो सेना है उसको भंग कर दे, ठीक है। और क्योंकि उसको सुरक्षा के लिए जो है ना वो अंग्रेजी सेना है, वो उसको सांत्वना देता है, नवाब को बताता है कि आपको सैनिक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सैनिक है ना, हमारा सैनिक आपका सुरक्षा कर लेगा, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है बताया जाता है कि नवाब केवल उतना ही सेना अपने साथ रखे जितनी कर वसूली के लिए आवश्यक थी। अब जो है वहाँ पे लॉर्ड वेलेंजली बताता है उसको कि नवाब जो है अपने साथ में उतना ही सेना रखे जितना वो कर वसूलने के लिए लेके जाता, मतलब 10 से 12 सेना, उससे ज़्यादा नहीं, 50 मात्र, ठीक है। उसके साथ साथ नवाब ने एक बार गद्दी छोड़ने का निर्णय भी कर लिया था, परंतु बाद में उसने इस निर्णय को बदल दिया। एक बार क्या हुआ था कि वहाँ का जो नवाब था वो गद्दी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया था, परंतु बाद में क्या हुआ, वो जो था इस निर्णय को बदल देता है कि अब हम गद्दी छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद क्या होता है 1801 ईस्वी में जो है ना
वेलंजली ने नवाब के साथ एक सहायक संधि किया। क्या किया? नवाब के साथ में क्या किया? एक सहायक संधि किया 1801 ईस्वी में, जिसके अनुसार निम्नलिखित बातों को रखा गया। ठीक है, पहला बात क्या था कि सहायक संधि के व्यय के लिए रुहेलखंड और निचले दबाव को अंग्रेजों को दे दिया गया। सहायक सेना के व्यय के लिए क्या किया गया? रुहेलखंड और निचले दबाव को अंग्रेजों को दे दिया गया, और यह अस्थायी रूप से दे दिया गया, अब उससे कभी लिया जाएगा नहीं। ठीक है, फिर दूसरा कि अवध का नवाब किसी अन्य राज्य से कोई संपर्क नहीं रखेगा। अब अवध का जो राज्य है, अवध का जो नवाब है, वो दूसरे कोई राज्यों से किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। ठीक है, तीसरा कि अवध के सीमा में एक अंग्रेजी सहायक सेना के दरबार में रखा जाएगा, कि अवध की सीमा में जो है ना एक अंग्रेज सहायक जो है सेना के दरबार में रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये संधि में बताया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ना कि सहायक संधि जो हुआ उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, सहायक संधि जो हुआ वो क्या अवध के लिए सही साबित हुआ कि खराब साबित हुआ। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि इस सहायक संधि का अवध पर जो है ना घातक परिणाम हुआ, जो निम्नलिखित है। ठीक है, जो निम्नलिखित रूप में बताया गया है। पहला क्या बताया गया है कि अवध पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण। अब क्या हो गया, जब यहाँ पे सहायक संधि हो गया ना, ठीक है, तो सहायक संधि होने के बाद क्या हुआ कि अवध पर जो है ना अंग्रेजों का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका था, है ना, कि अवध का राज्य लगभग पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। उस पर पूर्ण नियंत्रण सहायक संधि के माध्यम ने अवध पर कर लिया। उसके विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में थी और आंतरिक प्रशासन में उसका सीधा हस्तक्षेप था। आर्थिक रूप से पूर्ण नियंत्रण अवध राज्य पर स्थापित कर लिया गया था। बताया जाता है कि देखिए कि अवध पर जो है ना अब पूरी तरह से नियंत्रण किसका हो चुका था? अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, जैसे वहाँ पे सहायक संधि करता है, सहायक संधि के बाद जो है ना अवध का हर एक नीति जो है ना वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो आंतरिक प्रशासन हो, हर चीज़ जो है ना अवध का हर चीज़ जो है वो अंग्रेजों के शासन में आ जाता है, अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में वो आ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा विदेश नीति अंग्रेजों के द्वारा संचालित, अंग्रेजों का मतलब अवध का जो विदेश नीति था वो अंग्रेजों के द्वारा संचालित किया जा रहा था, क्योंकि जब ये संधि हुआ था, ये संधि में क्या बोला गया था कि अवध के जो नवाब हैं उसको किसी भी राज्य से जो है किसी तरह का संबंध रखना नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है कि अवध की विदेश नीति पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। नवाब का विदेश नीति पर कोई अधिकार नहीं था, वह किसी विदेशी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रख सकता है, ना ही किसी अन्य राज्य के साथ कोई संपर्क रखना चाहता है। ठीक है, यही बताया गया था सब वहाँ पे जब संधि हुआ था कि अवध का जो नवाब है वो किसी भी यूरोप के मतलब किसी भी देशों के साथ जो है कोई भी संबंध रखेगा नहीं, मतलब कोई भी विदेश के साथ वो कुछ किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा। उसके साथ साथ किसी भी अन्य राज्य के साथ जो है ना उसका किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रहेगा। ठीक है, और इससे हम लोग को पता चलता है कि अवध का जो विदेश नीति था वो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा था? अंग्रेजों के द्वारा संचालित किया जा रहा था। ठीक है, फिर तीसरा अंग्रेजों द्वारा सैन्य एवं आर्थिक नियंत्रण। अब देखिए ये भी जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया था कि अवध का नवाब जो है ना उतना ही सेना रखे जितना उसको कर वसूली के लिए जरूरत है, बाकी वो अपने सेना को क्या कर दे? भंग कर दे। तो हम लोग इसको ये पता चलता है ना कि अवध के पास जो था, अवध के नवाब के पास अब सेना बचा हुआ नहीं था, उसके पास मात्र इतना ही सेना था कि वो उसके साथ में क्या कर सकता था? टैक्स वसूली कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि अवध में जो है ना अंग्रेजों का जो सैन्य एवं आर्थिक नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, फिर चौथा कि अवध का आर्थिक शोषण, अवध का जो है आर्थिक शोषण किया जा रहा था किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, बताया जाता है कि सभी गवर्नर जनरल द्वारा अवध से अवैध राशि की वसूली की गई। लॉर्ड हैस्टिंग्स ने 2 करोड़ रुपए युद्ध की सहायता के नाम पर प्राप्त किया था और नवाब को राजा का पद दे दिया। एम हर्ट्स ने नवाब ने 50 लाख रुपए प्राप्त किया। इसी प्रकार विलियम बेंटिक ने भी नवाब से 62 लाख रुपए प्राप्त किया तथा समस्त प्रमुख आर्थिक स्रोतों पर तो अंग्रेजों का अधिकार था ही, अतः अनेक प्रकार से अवध का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। मतलब देखिए जैसे ही अवध पर जो है अंग्रेजों का संपर्क बना, ठीक है, उसके अनुसार से क्या करने लगे वो लोग हमेशा से जो है अवध से जो है ना कर वसूलने लगे। ठीक है, कर वसूलने लगे मतलब आर्थिक रूप से इसका शोषण किया जाने लगा। ठीक है, इस पे दबाव बनाया जाने लगा कि आपको इतना पैसा प्रतिवर्ष देना है तो देना, आप कहाँ से दीजिए वो मैं नहीं जानता। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? पैसे देना है अंग्रेजों को तो देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अवध का जो है ना आर्थिक शोषण किया गया अंग्रेजों के द्वारा। फिर देखिए अवध में कुशासन मतलब यहाँ का जो शासन प्रणाली था वो एकदम बिगड़ चुका था। क्यों? क्योंकि अब जो है यहाँ पे किसका शासन हो चुका था? अंग्रेजों का शासन हो चुका था। जैसा अंग्रेज बोल रहे थे अवध के नवाब को, वैसा अवध का नवाब कर रहा था। ठीक है, अगर अवध के नवाब को बैठने के लिए बोला जाता था तो वो बैठता था, अगर खाने के लिए बोला जाता था तो वो खाता था। ठीक है, तो ऐसा वहाँ का कंडीशन हो चुका था।
बताया जाता है कि अवध में पूर्ण सैनिक एवं आर्थिक नियंत्रण अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया था तथा अवध राज्य की आर्थिक स्थिति जो है दयनीय थी। इसका प्रमुख कार्य मात्र राजस्व की वसूली करना तथा अंग्रेजों तक उसे पहुंचाना रह गया था। इस कारण शासन में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई और अंग्रेज इस आधार पर इस राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि अवध में जो था पूर्ण सैनिक और आंतरिक नियंत्रण जो था अंग्रेजों के हाथ में था। ठीक है, अंग्रेज जैसे चाहते थे वैसे वहाँ का प्रशासन को चलाते थे। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए कि अवध राज्य का जो आर्थिक स्थिति जो खराब हो गया उसका सीधा कारण किसका बनता है? अंग्रेजों का जो टैक्स लेना था, अंग्रेजों का जो टैक्स दिया जाता था उसके कारण यहाँ का स्थिति खराब हो गया था। ठीक है, और जब यहाँ का स्थिति खराब हो गया ना तो यहाँ के अंग्रेज जो थे वो चाहने लगे कि अवध को क्या किया जाए, अब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए, और किया भी यही जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझा दिया गया कि अवध के साथ अंग्रेजों का कैसे संबंध हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको बेटर तरीके से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका ये DSC 1 का है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, चाहे कोर 11 का हो, कोर 12 का हो, DSC 1 का हो, DSC 2 का हो। ठीक है, और सारा जो क्वेश्चन है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।